रुको तो सिया। बोलते हुए वरुण ने सिया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हाथ की बजाय सिया की साड़ी का पल्लू वरुण के हाथ में आ गया और सिया के मुड़कर जाने की वजह से साड़ी में लगी पिन को तोड़ता हुआ नीचे गिर गया। अचानक हुए इस वाक़ये से सिया और वरुण दोनों सन्न रह गए। जल्दी ही होश संभालते हुए सिया ने अपना पल्लू संभाला और वरुण की ओर बढ़ी। आई एम सो। वरुण के कुछ बोलने से पहले ही सिया ने एक जोरदार तमाचा वरुण के गाल पर रसीद कर दिया। आसपास के लोग इस सारी घटना को देखकर सकते में आ गए। सिया तेजी से पार्टी से बाहर निकल गई। सिया सिया मेरी बात सुनो। बोलते हुए वरुण ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे रोक लिया। सर, मैडम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आपने भी ड्रिंक कर रखी है। प्लीज़ आप अभी मत जाइए, मैं देखता हूँ उनको। आप ध्यान रखिए अपना। बोलते हुए कबीर सिया के पीछे बाहर की तरफ चला आया। सिटी पैलेस के बाहर सिया सड़क के पास ही खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं की वजह से लाल हो गई थीं। मैम, आप ठीक तो हैं ना? कबीर जी, आप मेरे लिए एक टैक्सी मंगा देंगे क्या? मुझे वापस होटल जाना है अभी के अभी। जी मैम, कुछ ही देर में टैक्सी आ जाएगी। बोलते हुए कबीर ने कॉल करके टैक्सी बुलवा ली। सिया टैक्सी लेकर वापस होटल आई और अपने कमरे में पहुंच गई, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थीं। उसे वरुण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तूने यहाँ आकर गलती कर दी सिया। ये दुनिया, ये लोग शायद उतने भी अच्छे नहीं हैं जितना तू समझती है। यही सब बातें सिया के दिमाग में घूम रही थीं। आज सिया खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में बार बार पार्टी में हुआ वाक़या घूम रहा था। ऐसे ही काफ़ी देर तक रोते हुए उसे न जाने कब नींद आ गई। सुबह उसकी नींद तब खुली जब किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वरुण खड़ा था। उसे देखकर सिया को रात की सारी घटना फिर से याद आ गई। उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, तभी वरुण बोल पड़ा। सिया, 1 मिनट प्लीज़। चले जाओ यहाँ से। बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें अपना मुंह नहीं तुड़वाना है तो चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। सिया तेज आवाज़ में बोल पड़ी। सब लोग देख रहे हैं यहाँ, तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो। लोग देख रहे हैं इसीलिए बोल रही हूँ, तमाशा मत बनाओ और चले जाओ यहाँ से। बोलते हुए सिया ने कमरे का दरवाज़ा वरुण के मुंह पर बंद कर दिया। सिया, बात सुनो मेरी प्लीज़। वरुण अभी बाहर दरवाजे पर खड़ा था। काफ़ी देर होने के बाद भी जब सिया ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वरुण हार कर वहाँ से चला गया। सुबह के 9 बज चुके थे। बस के निकलने का समय हो चुका था। सिया बस में पहुंची तो वरुण वहाँ पहले से ही मौजूद था। वरुण को अनदेखा करते हुए सिया अपनी सीट पर जा पहुंची। वरुण ने सिया से फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिया ने कानों में ईयरफोन लगा लिए। बस शिमला के लिए निकल पड़ी। आज सारे रास्ते बस में बहुत शांति रही। वरुण एक डरे हुए कबूतर की तरह सिया की तरफ देख रहा था और कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह उससे बात करके कल के लिए माफ़ी मांग सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सिया का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वरुण ज़मीन पर। माफ़ी मांगे भी तो कैसे? अनजाने ही सही, पर गलती तो उससे हो चुकी थी। सारे रास्ते वरुण सिया से बात करने और माफ़ी मांगने का मौका ढूंढता रहा, लेकिन सिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ना थी। शिमला जाने वाला रास्ता काफ़ी लंबा था। 18 घंटे का सफ़र कम नहीं कहा जा सकता है और इतना लंबा सफ़र जल्दी ही पूरा भी नहीं हो सकता था। रात के 10 बजे करीब बस चूरू पहुंच गई। सभी के कमरे होटल में पहले से बुक थे। आज का सफ़र काफ़ी लंबा और थकावट भरा रहा, इसीलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने कमरों में पहुंचना चाहते थे। सिया भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए अपने रूम की तरफ चल दी। तभी सामने से उसे वरुण आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रिया उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गई। सारा दिन सफ़र करके उसकी भूख भी गायब हो चुकी थी और थकान ज़्यादा होने की वजह से उसका कुछ खाने का मन भी नहीं था, इसलिए अपने रूम में जाते ही कपड़े चेंज करके सीधा सोने चली गई। अगले दिन सुबह सभी लोग सही वक्त पर बस में पहुंच गए। वरुण भी सिया के आने से पहले ही पहुंच चुका था। उसे लग रहा था इतने वक्त बाद तो ज़रूर सिया का गुस्सा कुछ कम हो गया होगा और आज शायद वह उसकी बात सुन भी लेगी। सिया बस निकलने के थोड़ी देर पहले ही आई
और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, वरुण ने सिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तुम्हें बात करनी होगी, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझे? सिया ने उसकी तरफ बिना देखे ही बोल दिया। सिया, मैंने वह सब देखो, अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करने वाले हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मैं तुम्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना पड़ रहा है, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। बोलते हुए सिया ने वरुण की बात बिना सुने ही कानों में ईयरफोन ठूंस लिए। वरुण भी सिया को और गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फ़िलहाल चुप रहने में ही भलाई समझी। बस चुरू से अम्बाला के लिए निकल चुकी थी। चुरू से अम्बाला का रास्ता कोई 7-8 घंटे का था। शिमला पहुंचने में अभी वक्त लगने वाला था। सिया से बात करने की वरुण की सारी कोशिशें बेकार जा रही थीं। सिया बात करना तो दूर, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उधर वरुण के रवैये में भी काफ़ी बदलाव आ चुका था। अब वह पहले की तरह कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करता था और हमेशा कोशिश करता था कि उसकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, खासकर सिया को। शाम के 6 बजे के करीब बस अम्बाला पहुंच चुकी थी। दिन ढलने लगा था और सूरज डूबने को था। होटल पहुंचकर सभी लोग रिफ्रेश हो गए और अगले दिन शिमला घूमने की तैयारियां करने लगे। वैसे भी सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा था, तो सभी लोग अपने इस सुहाने सफ़र की यादें समेटकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिन्हें वह ज़िंदगी भर के लिए संजो सकें। सिया भी इन्हीं सब तैयारियों में लगी हुई थी। रात को खाना खाकर सिया कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। यहाँ आकर उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। पहाड़ों की हवा में कुछ अलग ही ठंडक होती है, जो शरीर के साथ साथ मन को भी बेहद सुकून पहुँचाती है। सिया की नज़र होटल के लॉन की तरफ गई, जहाँ हल्की सी रोशनी हो रही थी और पेड़ पौधे लगे हुए थे। वहीं उसे वरुण घूमता हुआ दिखाई दिया। सिया खिड़की से ही वरुण को घूमते हुए देखने लगी। कुछ देर टहलने के बाद वरुण ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। वरुण को जरा भी एहसास नहीं था कि सिया उसे खिड़की से देख रही है। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वह दोबारा टहलने लगा। सिया ने उसे इसके पहले कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था, इसलिए वह गौर से उसे ही देखने लगी कि कहीं ये वरुण की जगह कोई और तो नहीं है, लेकिन वह वरुण ही था। अचानक सिगरेट का कस खींचते हुए वरुण की नज़र ऊपर खिड़की पर चली गई, जहाँ सिया खड़ी हुई उसी को देख रही थी। सिया को देखकर वरुण अचानक सहम गया और सिगरेट का धुआं उसके मुंह में ही रह गया। उसने जल्दी से सिगरेट होंठों से निकाल कर फेंक दी। वरुण को अपनी ओर देखते ही सिया ने खिड़की से पर्दा सरकाकर खिड़की बंद कर दी। उधर वरुण ने खांसते हुए धुआं बाहर निकाला, जो उसके मुंह में अभी तक भरा हुआ था। शिट यार, सारे उल्टे काम मेरे ही साथ होने हैं। बोलते हुए वरुण ने नीचे पड़ी हुई सिगरेट को जूते से मसल दिया। सारे के सारे ऐप भरे हुए हैं इस लड़के में, अच्छाई नाम की तो चीज़ नहीं है। बोलते हुए सिया अपने बेड पर जाकर लेट गई। जल्दी ही उसे नींद आने लगी। अगले दिन सुबह सिया वक्त से पहले ही जाग गई। आज वह अपनी फेवरेट जगह जो घूमने वाली थी, शिमला के बारे में उसने काफ़ी कुछ सुन रखा था, तो वह कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी। जल्दी से तैयार होकर और ब्रेकफास्ट करके वह वक्त से पहले ही बस में जा पहुंची। वरुण अभी तक नहीं आया था। यह देखकर सिया ने चैन की सांस ली। अच्छा है, मुझे परेशान करने वाला यहाँ कोई नहीं है। वैसे भी आजकल उसका चेहरा देखते ही मूड खराब हो जाता है मेरा। बोलते हुए सिया आराम से बैठ गई। कुछ ही देर में वरुण भी वहाँ आ गया। सिया को वहाँ पहले से देखकर वह सुकून महसूस करने लगा। आज तो इससे माफ़ी मांग कर ही रहूँगा। आज इसका मूड भी ठीक है, तो आज ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी। सोचते हुए वरुण आकर अपनी जगह बैठ गया। वरुण को देखते ही सिया ने दोबारा ईयरफोन लगाकर अपने कानों को बंद कर लिया। अरे यार, ये लड़की मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? इतना भी क्या भाव खाना? वरुण मन ही मन सिया को देखकर सोचने लगा। अम्बाला से बस 9 बजे निकल पड़ी और करीब 4 घंटे का रास्ता तय करके 1 बजे के आसपास शिमला पहुंच गई। शिमला पहुंचते ही कबीर ने सबको इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए। आज हम सब लोग शिमला की एक खूबसूरत जगह जा रहे हैं, जिसका नाम है क्याला फॉरेस्ट। कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे,
लेकिन जैसे ही आपको पता है कि जंगल में कुछ रूल्स होते हैं तो आपको भी उनको फॉलो करना होगा। वहाँ पर जंगली जानवर भी होंगे तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और जंगल में ज़्यादा अंदर तक मत जाइएगा। इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात कि हम यहाँ से शाम होने के पहले निकलेंगे ताकि होटल पहुँचने और रूम अरेंज करने में कोई परेशानी ना हो। ओके, समझ गए सब लोग? कबीर ने सबको समझाते हुए कहा। सिया ईयरफोन लगाकर म्यूजिक और बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखने में खोई हुई थी। कबीर क्या क्या बोल गया उसने कुछ नहीं सुना। सुनती भी क्यों, बाहर का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत जो था और सिया उन नज़ारों में खोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद बस कियाला फॉरेस्ट पहुंच चुकी थी। सभी लोग जंगल की खूबसूरती देखते ही रह गए। सिया भी बस से निकलकर बाहर छाई हुई हरियाली को देखकर खुशी महसूस कर रही थी। वो हर नज़ारे की तस्वीर ले लेना चाहती थी। उसे खुश देखकर वरुण उसके पास आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिया उसे इग्नोर करके आगे की तरफ चली गई। अगर यहाँ सबके साथ रहूँगी तो ये मेरे आसपास ही घूमता रहेगा और बात करने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे तो मेरा मूड भी ख़राब हो जाएगा और मैं कुछ देख भी नहीं पाऊँगी। एक काम करती हूँ, सबसे अलग होकर चुपके से जंगल के अंदर की तरफ चली जाती हूँ और जैसे ही वापस जाने का टाइम होगा यहीं सबके पास आ जाऊँगी। ये सोचते हुए सिया जंगल की तरफ निकल गई। जंगल सच में बेहद खूबसूरत और घना था। सिया म्यूजिक सुनते हुए चली जा रही थी। जंगल की हर चीज़ उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक जगह पर कई सारे खूबसूरत फूलों को देखकर सिया रुक गई और उन फूलों के रंग बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सिया उन फूलों को तोड़कर उनकी खुशबू लेने लगी। तभी उसे एक पत्थर के पास कुछ ही अजीब रंग का खूबसूरत सा फूल देखकर सिया ने उसे तोड़ लिया। सिया ने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। वो बड़े गौर से उस फूल को देखे जा रही थी। उस फूल की खुशबू लेने के लिए जैसे ही सिया ने उस फूल को सूंघा उसे अचानक चक्कर आने लगा। सिया अपने सर को पकड़कर बैठ गई और कुछ ही देर में बेहोश हो गई। इधर वरुण की आंखें लगातार सिया को खोज रही थीं, पर वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी नज़रें जरा सी क्या हटी कि सिया पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। वरुण ने कई लोगों से सिया के बारे में पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि सिया कहाँ गई है। वरुण को लगा शायद उससे बचने के लिए कहीं छुप गई है। जब जाने का वक्त होगा तब तक तो अपने आप ही वापस आ जाएगी। ये सोचते हुए वरुण सिया का इंतज़ार करने लगा। सिया के बिना उसे जंगल के खूबसूरत नज़ारे भी बेमानी लग रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन सिया अब तक वापस नहीं आई थी। अब तक तो उसे वापस लौट आना चाहिए था। शाम के 5 बजने वाले हैं। यहाँ ठंड की वजह से दिन भी जल्दी ढलने लगा है। कबीर ने बोला भी था कि जल्दी होटल जाएंगे, लेकिन लड़की पता नहीं अब तक कहाँ भटक रही है। सिया के बारे में सोचते हुए वरुण परेशान हो रहा था। जंगल में सिया को बेहोश पड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। शाम ढलने लगी थी और मौसम में ठंडक भी बढ़ती जा रही थी। जंगल के पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट आए थे। पक्षियों की चहचहाहट से सारा जंगल गूंज रहा था। पक्षियों के शोर को सुनकर सिया कुनमुनाते हुए अपनी आंखें मुश्किल से खोली। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। सिया ने जोर देकर खुद को उठाया। मैं कहाँ हूँ इस वक्त? सिया दिमाग पर जोर देते हुए समझने की कोशिश करने लगी। मैं तो जंगल की तरफ आई थी घूमने, फिर मैंने फूल देखे, उनको तोड़कर सूंघ रही थी। फिर एक अजीब सा फूल देखा, उसे सूंघकर मुझे चक्कर आया। हे भगवान, मैं अभी तक जंगल में ही पड़ी हूँ। मुझे यहाँ पड़े हुए पता नहीं कितनी देर हो चुकी है। सिया ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन इतनी देर तक म्यूजिक बजते रहने की वजह से मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इसको भी अभी बंद होना था। हे भगवान, मैं यहाँ जंगल में पता नहीं कब से पड़ी हूँ। अब तो शाम हो चुकी है, मतलब कम से कम 3 या 4 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ। मुझे तो अब ये भी याद नहीं रहा कि मैं आई किस तरफ से थी। ये बोलते हुए सिया एकदम से उठकर खड़ी हो गई। उसने फ़ोन को ऑन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल डेड हो चुका था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो रास्ता भी नहीं पता चल रहा है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पहुंची तो मुझे छोड़कर चले गए हों। अब मैं क्या करूं? किधर जाऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सोचते हुए सिया की आंखों में आंसू बहने लगे।
उधर शाम के 6 बज चुके थे। बस के होटल जाने का समय हो चुका था, लेकिन सिया अब तक नहीं लौटी थी। कबीर, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले बोला था कि सिया दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तुमने मेरी बात टाल दी। वरुण कबीर से बहस करते हुए बोला। सर, मैंने सबको सख्त मना किया था कि जंगल की तरफ नहीं जाना है, फिर वह गई ही क्यों उस तरफ। आसपास सब जगह देख लिया है, वह कहीं नहीं मिल रही हैं। लगातार उनका फ़ोन भी ट्राई कर रहा हूँ, वह भी बंद आ रहा है। अब बताइए मैं क्या करूँ। कुछ भी करो, लेकिन सिया को ढूंढो। उसके बिना ये बस होटल नहीं जाएगी। बस, वरुण ने कबीर को टका सा जवाब दे दिया। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, ये राजस्थान नहीं शिमला है। अगर हम टाइम पर होटल नहीं पहुँचे तो होटल वाले हमारे रूम्स की बुकिंग कैंसिल कर देंगे, और 30-40 लोगों के लिए इस वक्त मैं रूम कहाँ से बुक करूँगा। यह सिर्फ सिया मैम की बात नहीं है, मेरे ऊपर तो और भी लोगों की जिम्मेदारी है। आप समझिए प्लीज़, कबीर वरुण को समझाते हुए बोला। तो और लोगों के साथ साथ तुम्हारे ऊपर सिया की भी जिम्मेदारी है, समझे? और तुम उसे ऐसे कहीं भी छोड़कर नहीं जा सकते हो। वरुण गुस्से में बोले जा रहा था। इस वक्त मेरे लिए बाकी लोगों की सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जंगल का इलाका है, मैं सभी लोगों को ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक सकता हूँ, वह भी रात के वक्त जब हमें होटल में होना चाहिए था। रही सिया मैम की बात, तो इन सभी को होटल में छोड़कर पुलिस को साथ लेकर मैं खुद आऊँगा जल्दी से जल्दी। मुझे भी उनकी बहुत फिक्र है, लेकिन मैं बाकी लोगों को भी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं सिया को बिना लिए यहाँ से नहीं जा सकता कबीर, चाहे तुम कुछ भी कहो। सर, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये जगह बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी आप चलिए यहाँ से, थोड़ी देर बाद मेरे साथ आ जाइएगा उनको ढूंढने के लिए। बोलते हुए कबीर बस के अंदर चला गया। अंधेरा गिर चुका था। स्याह घने जंगल में सिया भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वह जा किस तरफ रही है। उसे घने जंगल में उसे सिवाय डर और अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक चलते हुए सिया पता नहीं कहाँ निकल आई थी। तभी सिया को पेड़ों के पास से कोई आहट सुनाई दी। सिया बुरी तरह से डर गई और तेजी से भागने लगी। भागते हुए अचानक उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और वह गिर पड़ी। चोट बहुत ज़ोर से लगी थी, शायद उसके पैर में मोच आ गई थी। अब सिया की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उससे उठा भी नहीं जा रहा था। उसके पैर अब जवाब दे चुके थे और चलने की ताकत अब उनमें बिल्कुल नहीं थी। अंधेरे जंगल में रात के वक्त उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था सिवाय रोने के। प्लीज़ भगवान, मेरी मदद करो, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सिया रोते हुए ज़ोर से बोले जा रही थी। सिया, सिया। तभी सिया के कानों में दूर से आती हुई एक आवाज़ पड़ी। ये कौन है? सिया का ध्यान आवाज़ की तरफ गया। मैं यहाँ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, सिया ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा। देखा, एक रोशनी उसकी तरफ चली आ रही है। तेज़ी से चलते हुए वह सिया के पास आ गई। वरुण, तुम यहाँ? सिया ने पास आ चुकी रोशनी के पीछे वाले साए को देखते हुए कहा। ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी? बोलते हुए वरुण ने सिया को गले से लगा लिया। अचानक हुए इस वाकया से सिया हैरान रह गई। उसने वरुण को धकेल कर खुद से दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी, सिया गुस्से से बोल पड़ी। पागल हो गई हो क्या? कितनी देर से मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला ढूंढ रहा हूँ पागलों की तरह। पता भी है तुमको? वरुण वापस सिया के पास जाते हुए बोला। किसने बोला था तुमको मुझे ढूंढने के लिए? मैं खुद ही रास्ता ढूंढ सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। सिया उठकर चोट लगे हुए पैर से लंगड़ाते हुए चलने की कोशिश करने लगी। वो तो दिख रहा है कि मदद की ज़रूरत है या नहीं। अब ये छोड़ो और चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना है तुम्हारे साथ, समझे? तुम जाओ यहाँ से। तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो और अंधेरे में रास्ता कैसे ढूंढोगी? सोचा भी है? कुछ भी करूँगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, समझे? बोलते हुए सिया ने तेज़ चलकर वरुण से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाते हुए गिर पड़ी। सिया, संभल कर, बोलते हुए वरुण ने उसे सहारा दिया। बोला ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। बोलते हुए सिया ने वरुण को ज़ोर से धक्का दे दिया। धक्का इतनी ज़ोर का था कि वरुण लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। बहुत हो गया अब, बोलते हुए वरुण जल्दी ही उठकर खड़ा हो गया।
तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी या नहीं? वरुण ने गुस्से से सिया की तरफ देखते हुए कहा। तुम जैसे कमीने और करैक्टरलेस लड़के के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली। बहुत बोल चुकी हो तुम। मैं सुनता जा रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोलती जाओगी, समझी? क्या गलत किया है मैंने? जो कुछ भी पार्टी में हुआ था वह मैंने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हुआ था। और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। ये गलती तो दिख गई तुमको, लेकिन तुमने भी मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, ये भूल गई? अनजाने ही सही, हो गई गलती मुझसे और इस बात का एहसास है मुझे। इसीलिए उस दिन से तुमसे बात करके तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। वह नहीं दिखाई देता तुमको? वरुण गुस्से से बोले जा रहा था। लेकिन गलती? सिया ने बोलने की कोशिश की। चुप, एकदम चुप। अब तक तुम बोल रही थी, मैं सुन रहा था। अब तुमको सुनना पड़ेगा, समझी? खुद को समझती क्या हो तुम? मेरी जिम्मेदारी नहीं हो तुम। फिर भी आधी रात को इतने खतरनाक जंगल में तुमको अकेले ढूंढता फिर रहा हूँ। और वह कबीर जिसके भरोसे तुम आई हो ना, वह होटल चला गया है तुमको छोड़कर। यू नो वाट, गलती मेरी ही है जो मैं तुम्हारी फिक्र करके आधी रात को तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। सिया चुप खड़ी होकर उसकी बातें सुने जा रही थी। वरुण की किसी बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम मुझे माफ़ी ना कर सको। लेकिन तुमने तो सोच लिया है कि मुझे मुजरिम बनाकर कटघरे में ही खड़ा रखोगी हमेशा। सिया, हर बात की एक हद होती है, और गुस्से की भी। कब तक ऐसे ही गुस्सा रहोगी तुम मुझसे? सिया चुपचाप खड़ी खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी या कुछ और सुनना बाकी है? चलती हूँ, सिया ने दबी सी आवाज़ में कहा। सिया जैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ी, दोबारा गिरने लगी। तभी वरुण ने उसे संभाल लिया। क्या हुआ तुम्हारे पैर में? दिखाओ मुझे। वरुण ने सिया के पैर की तरफ झुकते हुए कहा। शायद मोच आ गई है, सिया ने चोट की तरफ देखते हुए बोली। लाओ मैं देखता हूँ। वरुण ने सिया का पैर हाथ में लेना चाहा। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, तुम मत छुओ। अरे कुछ नहीं होगा, दिखाओ मुझे। बोला ना नहीं। तुम चुप बैठोगी या और सुनाऊं तुमको? वरुण ने गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहा। सिया दोबारा चुप हो गई। वरुण ने सिया के पैर को ध्यान से देखा। एंकल के पास से मोच गया है, तभी इतना दर्द है। स्वेलिंग भी हो रही है। इस पर दवा लगाकर गर्म पट्टी बांधनी पड़ेगी। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम तो दवाइयाँ बैग में लेकर घूमती हो ना, दिखाओ मुझे, कुछ है क्या? बोलते हुए वरुण ने सिया का बैग ले लिया। लड़कियों का बैग ऐसे देखना बैड मैनर्स होता है, सिया सर झुकाकर धीरे से बोली। हाँ पता है मुझे, पर कभी कभी चलता है। लो मिल गई, वरुण ने सिया के बैग से मूव निकालते हुए कहा। इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा और होटल जाकर दर्द की दवा ले लेना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बोलते हुए वरुण सिया की चोट पर दवा लगाने लगा। सिया को पहले से बेहतर महसूस हो रहा था। दवा लगाने के बाद वरुण ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चोट को अच्छी तरह बांध दिया। तुम चल तो पाओगी ना? वरुण सिया की ओर देखकर बोला। पता नहीं, दर्द तो बहुत है और पैर ठीक से रख भी नहीं पा रही हूँ। कोशिश करो चलने की, गिरोगी तो मैं पकड़ लूँगा तुमको। मेरा मतलब है संभाल लूँगा। सिया ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन गिरते गिरते बची। वरुण उसे एक ओर से पकड़कर चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझसे नहीं चला जा रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगी, मैं नहीं जा सकती यहाँ से चलकर। बोलते हुए सिया की आंखों में आंसू भर आए। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकती यहाँ से? बोलते हुए वरुण ने सिया को गोद में उठा लिया। अरे मैं गिर जाऊँगी, उतारो मुझे। भरोसा रखो, नहीं गिरने दूंगा तुमको। बस तुम ये मोबाइल की रोशनी दिखाती रहना मुझे और ये धागे को पकड़ के रखना। इतना तो कर लोगी, है ना? हाँ, लेकिन ये धागा किस लिए है? हमें रास्ता दिखाने के लिए, वरुण चलते हुए बोला। रास्ता? वह कैसे? सिया ने वरुण से सवाल करते हुए कहा। वो क्या है कि मुझे भी जंगल का रास्ता मालूम नहीं था, ऊपर से रात भी थी, तो क्या करता। इसलिए आइडिया लगाया, इस धागे का आगे वाला सिरा जंगल के बाहर वाले पेड़ से बांध कर आया हूँ, ताकि वापस आने में आसानी रहे। वरुण सिया को गोद में उठाए बोलता जा रहा था और सिया धागे को देखती जा रही थी। तुम कितनी देर से ढूंढ रहे थे मुझे?
सिया ने सवाल करते हुए कहा। मैं तो तभी से ढूंढ रहा था जब से तुम दिखाई नहीं दे रही थी मुझे, लेकिन जब शाम तक नहीं लौटी तो परेशान हो गया था। होटल क्यों नहीं गए सबके साथ? तुमको अकेला छोड़कर कैसे चला जाता, जबकि तुम यहाँ मुसीबत में फंसी थी? बोलो। वरुण ने सिया की तरफ सवालों भरी निगाह से देखा तो सिया ने पलकें झुका ली। ठीक है, मत दो जवाब, तुमको तो बस गुस्सा करना आता है, जवाब देना थोड़ी। बोलते हुए वरुण मुस्कुरा दिया। उसकी बातें सुनकर सिया भी मुस्कुरा दी। करीब आधे घंटे बाद चलते चलते वरुण और सिया धागे के आखिरी छोर तक पहुंच ही गए। हे भगवान, थक गया मैं तो। कितनी भारी हो यार तुम। क्या कहा? मैं भारी हूँ? अरे ये बोलो, तुम में ही दम नहीं है। सिया बहस करते हुए बोली। आधे घंटे से चल रहा हूँ तुमको उठा के, मेरे हाथ सुन पड़ गए हैं और मैडम बोल रही हैं दम नहीं है। उतरो अब। बोलते हुए वरुण ने सिया को एक पत्थर पर आराम से बिठा दिया। अब हम होटल कैसे जाएंगे? सिया ने वरुण की ओर देखते हुए पूछा। वो कबीर का बच्चा कब काम आएगा? अभी फ़ोन करता हूँ उस कमबख्त को। बोलते हुए वरुण ने कबीर को कॉल किया। हेलो। हाँ वरुण बोल रहा हूँ। हाँ सिया मिल गई है और हम अभी जंगल से बाहर ही हैं। जल्दी से होटल से गाड़ी भेज दे, वहीं पर जहाँ बस थी। और जल्दी करना, सिया को चोट लगी है, समझ रहा है ना? ओके। बोलते हुए कबीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी, परेशान मत हो। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। उस तरफ देखो, थोड़ी रोशनी दिख रही है, शायद कोई छोटी सी दुकान है। चलो वहीं चलते हैं। बोलते हुए वरुण सिया को उठाने की कोशिश करने लगा। अरे रहने दो, तुम सच में थक गए होगे और मेरा पैर भी पहले से काफ़ी ठीक है, मैं चल लूँगी। बोलते हुए सिया धीरे से उठ खड़ी हुई। पक्का ना? चल पाओगी? हाँ चल लूँगी। ठीक है, तो मुझे पकड़कर आराम से चलो, गिरोगी नहीं। बोलते हुए वरुण ने उसके कंधे को थाम लिया और धीरे धीरे सिया के साथ चलने लगा। चलते चलते दोनों रोशनी वाली जगह पर जा पहुँचे। वहाँ पर चाय की एक छोटी सी टपरी थी जिसमें दो लोग चाय पी रहे थे। वहीं पास में ही एक अलाव जल रहा था, उसके आसपास एक दो लोग हाथ सेक रहे थे। सुना है पहाड़ों की चाय का स्वाद बहुत बेहतरीन होता है, तो यह भी पीकर देख लेते हैं। वैसे भी गाड़ी आने में अभी वक्त लगेगा। बोलते हुए वरुण ने सिया को अलाव के पास ही एक लकड़ी की बेंच पर बैठा दिया और खुद चाय लेने चला गया। कुछ देर बाद वरुण चाय के साथ बिस्किट और चिप्स ले आया। ये राशन किसके लिए लाए हो? सिया हंसते हुए बोली। तुम्हारे लिए। तुम जैसी भूखड़ इतनी देर से जंगल में बेहोश पड़ी थी, भूख तो ज़रूर लगी होगी तुमको, इसलिए ले आया। बोलते हुए वरुण भी मुस्कुरा दिया। उस ठंडक भरे मौसम में सिया को चाय बेहद अच्छा महसूस करा रही थी। वो अपने हाथों को अलाव पर सेकते हुए वरुण की ओर देखे जा रही थी। ना चाहते हुए भी उसकी निगाह बार बार जाकर वरुण के चेहरे पर टिक जाती थी। कभी कभी हम जिन चीज़ों को, इंसानों को, माहौल को कितना गलत समझ लेते हैं, जबकि शायद गलती हमारे देखने के नज़रिए में ही होती है। अगर मैं वरुण का यह रूप पहले देख पाती तो शायद उसे कि इतना हर्ट ना करती और यह सफ़र और भी खूबसूरत होता। वरुण की ओर देखते हुए सिया खुद से कहे जा रही थी। तभी सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ कबीर भी आया था। सिया मैम, आप ठीक तो हैं ना? आप जानती हैं हमने कितना ढूंढा आपको। बोलते हुए कबीर सिया की ओर बढ़ा। सिया धीरे से उठकर लंगड़ाते हुए चलने लगी। ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी आपको? कबीर ने सिया से सवाल करते हुए कहा। अरे बहुत लंबी कहानी है, गाड़ी में बैठकर आराम से सुन लेना। वरुण कबीर को जवाब देते हुए बोला। तीनों गाड़ी में बैठ गए। कबीर आगे वाली सीट पर और सिया और वरुण पीछे बैठ गए। सिया को काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह सीट पर एक ओर सिर रखकर आंखें बंद करके झुक गई। वरुण उसकी ओर प्यार भरी निगाहों से देखे जा रहा था। तभी ड्राइवर ने म्यूजिक ऑन कर दिया। हल्का हल्का म्यूजिक गाड़ी में गूंज रहा था। इस कदर प्यार है तुमसे ए हम सफ़र, चांदनी नर्म सी रात के होठों पर, तेरी नादानियाँ मेरी गुस्ताखियाँ। वरुण सिया को देखते हुए जैसे ख्यालों में खो सा गया था। वो ख्यालों से तब बाहर आया जब गाड़ी का ब्रेक लगा। गाड़ी होटल पहुंच चुकी थी। वरुण ने सिया का हाथ पकड़ते हुए उसे संभालकर गाड़ी से बाहर निकाला। सिया मैम, अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है तो मुझे बताइए, मैं अभी बुला लेता हूँ।
कबीर ने सिया से पूछा। नहीं कबीर जी, बस हल्की सी मोच है और पहले से काफ़ी राहत है। अगर डॉक्टर की ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगी। बोलते हुए सिया वरुण के साथ रूम की तरफ बढ़ गई। अब यहाँ रूम में बैठकर आराम करना और ज़्यादा घूमना मत, नहीं तो पैर में दर्द होगा, वरुण ने सिया को उसके रूम में छोड़ते हुए कहा। तुम भी रूम में जाकर आराम करो, तुम तो खाना भी नहीं खा पाए मेरे चक्कर में, सिया ने वरुण की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब जाके आराम से खाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो, अपनी करो, समझी। बोलते हुए वरुण ने सिया को बेड पर आराम से बिठा दिया और अपने रूम की तरफ चल दिया। सिया को अब पैर की चोट में काफ़ी राहत महसूस हो रही थी, लेकिन अभी भी हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। खाना खाकर सिया सोने की तैयारी करने लगी, तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? सिया ने आवाज़ लगाकर पूछा। मैं हूँ, वरुण। इतना सुनकर सिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने वरुण खड़ा था। क्या हुआ वरुण, कोई प्रॉब्लम है क्या? सिया ने सवाल किया। अरे नहीं, वह मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आया था। सॉरी तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अरे नहीं, मैं बस ये दवा देने ही आया था। क्या है कि वो अगर चोट में दर्द हुआ तो तुम रात को सो भी नहीं पाओगी और कल सफ़र भी करना पड़ेगा, इसलिए बस, वरुण ने दवा सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन तुमको इतनी रात को दवा मिली कहाँ? वो होटल के बाहर पास ही एक मेडिकल स्टोर दिख गया तो ले आया। थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए, सिया ने दवा लेते हुए कहा। अरे इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, रात बहुत हो गई है, आराम करो तुम। बोलते हुए वरुण अपने कमरे की तरफ चल दिया। वरुण के जाने के बाद सिया सोने चली गई। अगले दिन सुबह उठकर सिया तैयार होकर बस में जा पहुंची। बस में पहुंचकर देखा वरुण अभी तक नहीं आया था तो बेसब्री से वरुण का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वरुण आता हुआ दिखाई दिया। सभी लोग बस में पहुंच चुके थे। कबीर भी आ चुका था और आते ही उसने बोलना शुरू किया। हाँ तो देवियों और सज्जनों, यहाँ पहुंचकर शिमला की इन हसीन वादियों से रूबरू होते हुए हमारा सफ़र पूरा हो रहा है। अब यहाँ से हम अपनी अपनी मंजिल यानी कि अपने घर की तरफ चलेंगे। करीब 9-10 घंटे का सफ़र करके हम रात तक अलीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो आप अपने घर वालों को फ़ोन करके अभी बता दें ताकि वह आपको रिसीव करने वक्त पर पहुँच सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी दिन हम घूमे और हमने साथ में बिताए हैं उन्हें आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ से आप बहुत सारी यादें अपने साथ ले जाएंगे जो आपके जीवन के अनमोल पलों के रूप में हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आज आपके लिए कुछ काम है मेरी तरफ से। अब तक मैं आपको मैसेज भेजता था, आज आप अपने दिल की बात जो आपने सफ़र में महसूस की है उसे एक पेपर पर लिखकर फीडबैक बॉक्स में डाल दें ताकि आपकी कुछ यादें हमारे पास भी रहें। कामना करता हूँ आप सभी की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। बस वापस अलीगढ़ की ओर मुड़ चुकी थी। सिया और वरुण दोनों के दिलों में उथल पुथल मची थी। इतनी जल्दी ये सुहाना सफ़र क्यों ख़त्म हो गया? काश मैं इन पलों को यहीं रोक पाती। ऐसा लग रहा है इस गुजरते वक्त और रास्ते के साथ सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। अभी तो सब कुछ सही हो रहा था, अभी सब खत्म होना था। सिया अपने दिल में सोचे जा रही थी। वरुण के दिल में भी यही सब चल रहा था। दोनों चुपचाप बैठे हुए उस गुजरते रास्ते को देख रहे थे। उदासी तो सभी के चेहरे पर छाई हुई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें और वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। रास्ते में दोपहर को ढाबे पर बस खाने पीने के लिए रुकी। घर जाने की बात सुनकर वरुण और सिया दोनों की ही भूख मर चुकी थी। दोनों ने थोड़ा सा खाना खाया और घूमने लगे। तभी वरुण सिया के पास आ पहुंचा। सिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वरुण हड़बड़ाते हुए बोला। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें पता। तभी सिया का मोबाइल बज उठा। वरुण एक सेकंड, घर से कॉल है, बोलते हुए सिया फ़ोन पर बात करने लगी। हाँ पापा, आज रात तक पहुँच जाऊँगी। आप भाई को भेज देना मुझे लेने के लिए, आप मत परेशान होना। ओके ठीक है, बाय। बात करके सिया ने फ़ोन काट दिया। हाँ वरुण, तुम कुछ बोल रहे थे, सिया ने वरुण की ओर देखते हुए कहा। हाँ वह मैं कह रहा था कि शायद तुमको। अरे सिया जी, जल्दी आइए,
वरना पहुंचने में देर हो जाएगी। वरुण सर, आप भी आ जाइए, निकलने का टाइम हो रहा है। बस के पास से कबीर ने आवाज़ देते हुए कहा। सिया और वरुण दोनों बस की ओर चल दिए। सिया को कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसने ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। वरुण थोड़ा परेशान सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वह सिया से कहना चाहता है कैसे कहे। ठंडी हवा लगते ही सिया को नींद आने लगी थी। आती भी क्यों ना, कल आधी रात तक वह सो नहीं पाई थी। सोए हुए उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका सर वरुण के कंधे पर टेक गया। उसे सोते देखकर वरुण की भी कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो बस इन पलों को समेट लेना चाहता था, लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। सिया की नींद आसपास के शोर की वजह से खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस अलीगढ़ के अंदर की तरफ जा रही थी। हे भगवान, मैं कब से सो रही थी, हद है। वरुण, तुमने जगाया भी नहीं, उसने साइड में वरुण की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वह सीट खाली थी। कबीर, कबीर जी, वरुण कहाँ हैं? सिया ने कबीर से सवाल करते हुए कहा। मैम, वो तो थोड़ी देर पहले ही चले गए, शायद कोई उन्हें लेने आया था, तो थोड़ी देर पहले ही बस रुकवाकर वह उतर गए, कबीर ने बेफिक्री से जवाब देते हुए कहा। चला गया, मुझे बिना कुछ बोले? सिया बहुत अपसेट फील कर रही थी। इससे अच्छा तो मैं सोती ही ना। मैं तो उसे कल रात के लिए ठीक से थैंक भी नहीं बोल पाई। अरे यार, सिया परेशान होकर बोली। कुछ ही देर में बस अपनी मंजिल तक पहुंच गई। सिया का भाई कुछ दूरी पर उसका वेट कर रहा था। सिया बुझे मन से अपना सामान उठाने लगी। टैडी अभी उसकी सीट की साइड में रखा हुआ था। चलो टैडी महाराज, अपनी मंजिल आ ही गई, बोलते हुए सिया ने दुखी मन से टैडी को उठाया। तभी उसके नीचे उसे कुछ दिखाई दिया। अरे, ये तो वही ताजमहल का मिनिएचर है जो वरुण ने आगरा से खरीदा था। वरुण इसे भूल गया है या जानबूझकर छोड़ गया है, बोलते हुए सिया ने वह ताजमहल उठा लिया। तभी भाई उसे बस की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। सिया ने जल्दी से सब बैग में भरा और बस से उतरकर भाई की ओर बढ़ गई। सिया को घर आए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसके मन में अब भी वही सब ख्याल चल रहे थे। वरुण के साथ बिताए हुए पल, वो झगड़े, वो यादें, सब उसे रह रह कर याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं उसे वरुण से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। ये सारे ख्याल सिया के दिल और दिमाग में हर वक्त घूमते ही रहते। सिया, इधर आओ बेटा, पापा ने उसे बुलाते हुए कहा। जी पापा। देखो बेटा, जो तुम चाहती थी वह हमने मान लिया। तुम घूमना फिरना चाहती थी, उसकी भी इजाज़त दे दी और तुम्हारी घूमने की इच्छा भी पूरी कर दी। क्या अभी तुम्हें शादी से कोई एतराज़ है? पापा ने सवाल भी निगाह सिया के चेहरे पर डालते हुए किया। वो पापा, अरे, अब क्या एतराज़ होगा इसे? सारी मनमानियाँ और मौज मस्तियाँ तो पूरी हो गई आपकी लाडली की। अब क्या बाकी बचा है? मेरी मानिए तो कल ही सगाई की तारीख तय करा दीजिए। सिया की मम्मी पापा को उलाहना देते हुए बोली। बोलो बेटा, तय कर दूं सगाई की तारीख? जी पापा, जैसा आपको ठीक लगे। सिया ने अनमने से मन से हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अजीब सी उथल पुथल मच चुकी थी। उसे रह रहकर वरुण की बातें और उसके साथ बिताए पल चुभने लगे थे। इससे अच्छा तो तू उस टूर पर ही ना जाती, ना उस वरुण से मिलती, ना आज तेरी ये हालत होती। सिया, तूने तो बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले ली। कैसी किस्मत पाई है तूने सिया, पता नहीं क्या होगा तेरा। अपने मन में सोच सोच कर सिया खुद को कोस रही थी। अगले दिन ही सिया के पापा लड़के वालों के साथ मिलकर सगाई की तारीख तय कर आए। 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त तय हो गया है। घर आकर पापा ने मिठाई का डब्बा माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सब जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मम्मी भी खुशी से चहकते हुए बोल पड़ी। सगाई की 2 दिन बाद की तारीख सुनकर सिया का तो जैसे दिल ही बैठा जा रहा था। यह सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? मेरी ज़िंदगी में ये कैसी उथल पुथल मच गई है? सब कुछ लुच्चे वरुण का दोष है। ना वह मुझे मिला होता, ना ये सब मुझे सहना पड़ता। अब खुद की शादी में मेरा मन किसी और की तरफ झुका रहेगा, ऐसा दिन भी आएगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोचकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक रोते रोते वह यूं ही सो गई। अगले दिन हर तरफ सगाई की तैयारियां हो रही थीं, पर सिया के चेहरे पर कोई रौनक जैसी कोई बात नहीं थी। उसे जैसे ये सब एक फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं लग रहा था।
देखते देखते सगाई का दिन भी आ गया। लड़के वाले आ चुके थे। सिया भी तैयार होकर गुलाबी लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी हंसी या मुस्कान का नामो निशान तक न था। बस चुपचाप नज़र झुकाए उसने सगाई की सारी रस्में पूरी कर दी। उसने अपने होने वाले पति की ओर नज़र उठाकर भी न देखा। उसे इन सब रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही थी। सारा दिन सगाई की रस्मों में बीत चुका था। सगाई की सारी रस्में अच्छी तरह संपन्न हो गईं। लड़के वाले जा चुके थे। सिया अपने कमरे में एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी हुई उंगली में पहनी हुई सगाई की अंगूठी को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें अंगूठी पर जा गिरीं। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है सिया, और रोने से कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। जो कुछ हुआ वह सब कुछ भूल जा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। बोलते हुए उसने ताजमहल की तरफ देखा, जिसे वरुण उसके पास छोड़कर चला गया था, और उसे देखकर वह फपक कर रो पड़ी। मम्मी ने उसे आवाज़ देकर खाने के लिए बुलाया। तब उसे होश आया कि रात के 8 बज चुके हैं और जाने कितनी देर से वह बस यूं ही बैठी हुई है। उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले हैं। आती हूँ मम्मी, चेंज करके बोलती हुई वह अपने कपड़े बदलने चली गई। भूख प्यास तो उसकी कब से गायब हो चुकी थी। घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत खाकर वह अपने कमरे में आ गई। बेड पर बैठकर वरुण के बारे में सोचने लगी। तभी उसे खिड़की के पास कुछ आहट महसूस हुई। रात के वक्त खिड़की के पास आवाज़ सुनकर सिया एकदम से चौंक पड़ी। कौन है वहाँ? देखा तो एक हाथ खिड़की से ऊपर आ रहा था। कौन है? सिया के बोलते ही हाथ ऊपर की ओर लहराने लगा। मम्मी बचाओ, बोलते हुए सिया जोर से कमरे से बाहर की तरफ भागी। क्या हुआ सिया, क्या हुआ? बोलते हुए सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। उधर खिड़की पर कोई है। खिड़की पर? कौन सी खिड़की पर? सिया के भाई ने पूछा। मेरे रूम वाली खिड़की पर कोई था। आओ देखते हैं। बोलते हुए सब लोग उसके कमरे की तरफ आ गए। पापा ने खिड़की के आसपास झाँक कर देखा। यहाँ तो कोई भी नहीं है सिया, तुमने शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा। अरे पापा, इसकी तो आदत है ऐसे ड्रामा करने की। हॉरर फिल्में देखती रहती है सारे दिन। वो प्रतिलिपि पर भी सारे दिन हॉरर स्टोरीज पढ़ती रहती है, और फिर खुद की शक्ल ही देख ली होगी आईने में, इसलिए डर गई। सिया का भाई उसे चिढ़ाते हुए बोला। चुप कर तू, कुछ तो था उधर पापा, सिया उसे घूरते हुए बोली। अरे बिल्ली कबूतर वगैरह कुछ होगा, भाई बोला। हो भी सकता है, ध्यान से तो नहीं देखा, सिया ने सोचते हुए कहा। हाँ तो तू सो जा चुप करके, अब परेशान कर दिया, भाई बोल पड़ा। हाँ बेटा, थक गई हो तुम भी, आराम करो, कुछ नहीं है वहाँ, बोलते हुए पापा ने सिया को समझाया। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सिया ने एक बार फिर खिड़की पर जाकर इधर उधर देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, बोलते हुए सिया लाइट बंद करने के लिए स्विच के पास गई। तभी पीछे से एक हाथ ने आकर सिया का मुंह दबा दिया। सिया ने जोर से चीखना चाहा, पर आवाज़ नहीं निकली। पागल हो गई हो क्या? कितनी ज़ोर से चीखती हो? खिड़की से गिरते गिरते बचा हूँ मैं तुम्हारे चीखने की वजह से। ऊपर से पूरा खानदान इकट्ठा कर लाई। मुझे देख लेते तो पिटवा देती अभी मुझे। एक फुसफुसाहट की आवाज़ सिया के कानों के पास गूंज उठी। सिया सोचने लगी, ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है। ये तो वरुण की आवाज़ है। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वरुण उसके मुंह को हाथ से दबाए हुए खड़ा था। सिया ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा। हाँ मैं, मत मारी गई थी मेरी, जो इतनी रात को खिड़की से चढ़कर तुमसे मिलने चला आया। पता होता तुम इतनी तेज़ चिल्लाती हो तो कानों में रुई डाल के आता। मरते मरते बचा हूँ मैं। सिया ने आंखों के इशारे से उसे मुंह से हाथ हटाने के लिए कहा। देखो वो मैं समझ रहा हूँ, पर पहले तुम प्रॉमिस करो तुम चिल्लाओगी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी भरी जवानी में मरना नहीं है। सिया ने आंखों से ही हामी भरी। वरुण ने धीरे धीरे से उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। हाथ हटते ही सिया ने उसे जोर से धक्का देते हुए बेड पर गिरा दिया। ओह, सीधे हमला, इरादे क्या हैं बेबी के? वरुण उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और आए कैसे यहाँ? खिड़की से आया, पाइप पर चढ़कर, वरुण खिलखिलाकर हंसते हुए बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में इस तरह आने की? सिया गुस्से से बोल पड़ी।
ओह ये तेवर, अभी तो मेरी याद में आंसू बहाए जा रहे थे और अब नखरे देखो। वरुण ताजमहल की तरफ देखते हुए बोला। वरुण मेरी सगाई हो चुकी है। हाँ पता है, हो चुकी है सगाई तो उस बेवकूफ़ से सगाई करके कुछ नहीं मिलना तुमको। जैसे अभी भागी थी ना मम्मी मम्मी करती हुई चीख के, ऐसे ही भागती रहोगी ज़िंदगी भर। वरुण ने सिया को जलाने वाले अंदाज में कहा। अब भाई मेरे लिए सब कुछ है, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बोलते हुए सिया ने उसे बेड से हाथ पकड़कर उठाना चाहा। तभी सिया का ध्यान वरुण के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गया। ये इयररिंग तुम्हारे पास कैसे आई? जैसे आने चाहिए थी। क्या मतलब? मतलब ये मैडम जी कि अंगूठी पहनाने के पहले देख तो लिया होता कि अंगूठी पहना किसे रही हो। वरुण ने सिया को अपनी ओर खींच लिया। छोड़ो मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? वरुण को धकेलती हुई सिया अपनी अलमारी की तरफ भागी। जल्दी से अलमारी का वह ड्रॉर खोला जिसमें मम्मी ने लड़के की तस्वीर रखी थी। लिफाफा खोल के देख तो वह तस्वीर को देखती ही रह गई। वो वरुण की ही तस्वीर थी। तस्वीर देखकर सिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वरुण ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हद करती हो तुम भी, ये तक नहीं देखा कि शादी किससे कर रही हो? ये सब हुआ कैसे? सिया ने वरुण से पूछा। बात यह थी कि जब मेरे लिए तुम्हारा रिश्ता आया तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं चाहता था ऐसी लड़की से शादी करूं जो मुझे अच्छे से जानती समझती हो। इसलिए मैं कई सारे रिश्तों के लिए मना कर चुका था। फिर जब तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन पापा और मम्मी दोनों ने जिद पकड़ ली कि तुम उनके दोस्त की बेटी हो और मुझे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी वह नहीं माने। मैंने सोचा मेरी बात तो ये सुनेंगे नहीं, तो तुमसे मिलकर तुम्हें बोलूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दो। जब रिश्ता ही टूट जाएगा तो मेरे ऊपर किसी बात का कोई दबाव नहीं होगा, ना ही यह शादी हो पाएगी। टूर पर जाने से पहले तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर तुमसे मिलना नहीं हो पाया तो हम हमेशा किसी न किसी के साथ होती थी। फिर घर वालों ने सुना कि तुम टूर के लिए जा रही हो तो सोचा मैं भी साथ जाता हूँ और वहाँ तुम्हें इतना परेशान करूँगा कि तुम्हें मेरी शक्ल से नफ़रत हो जाएगी और तुम खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दोगी। फिर सिया ने पूछा। इसीलिए मैं तुमसे जानबूझकर बस स्टॉप पर टकराया था और वहाँ मुझे पता चला कि तुम तो मुझे पहचानती तक नहीं हो। इसलिए पूरे रास्ते तुम्हें परेशान करने और तुमसे झगड़ा करने के नए नए बहाने ढूंढता रहता था। फिर कुछ ऐसा हो गया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर पता चला कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर मिलना बहुत किस्मत की बात है। और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती थी, पर तुम्हें तो सब पता था ना। फिर तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कुछ भी? कम से कम टूर के आखिरी दिन तो तुम मुझे बता सकते थे ना। सिया ने गुस्से से खुद को वरुण की बाहों से छुड़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें बताने वाला था, आखिरी दिन यही बात कहने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं डरने लगा। सोचा कि तुम कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाओ और सच में ही ये रिश्ता ना तोड़ दो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। और फिर बाद में तो तुम्हें पता चलना ही है। वरुण ने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम? सिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मुझे तो ये डर था कि सगाई पर तुम मुझे देखकर एकदम से चौंक जाओगी और कहीं ये सगाई ही ना तोड़ दो, इसलिए डर के मारे मेरी जान सूखी जा रही थी। लेकिन तुम इतनी बेवकूफ़ निकली कि एक बार पलकें उठाकर भी ये भी नहीं देखा कि सामने कौन खड़ा है। और अब यहाँ इस ताजमहल को देखकर आंसू बहा रही थीं। वरुण ने अपने हाथों से सिया के आंसू पोंछते हुए कहा। तुमको कैसे पता? ये सब देख रहा था मैं खिड़की से। वरुण मुस्कुराते हुए बोला। तुम बहुत बुरे हो वरुण, मुझे रोते हुए देखकर तुम खुश हो रहे थे। सिया ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ बुरा तो मैं हूँ, पर इतना भी नहीं कि तुमको रोता हुआ देखकर खुश होता। सगाई के वक्त ही तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हारा भी वही हाल है जो मेरा है। उस वक्त तो तुमसे कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वहाँ सब लोग थे, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। और वैसे भी इतनी ऊपर पाए पर चढ़कर सिर्फ यही बोलने नहीं आया था मैं।
कुछ और भी कहना है मुझे तुमसे। कहते हुए वरुण ने जेब से एक गुलाब निकाला और घुटनों पर बैठ गया। मिस सिया शर्मा, आई लव यू सो मच, वरुण ने सिया को प्रपोज करते हुए कहा। आई लव यू टू वरुण, कहते हुए सिया ने गुलाब हाथों में लेकर वरुण को अपनी बाहों में भर लिया और अब दोनों की ज़िंदगी के सफ़र की नई शुरुआत हो चुकी थी।